चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है वो आई थिंक। और वो क्वेश्चन का नंबर क्या है? वो क्वेश्चन का नंबर है 13, राइट। और 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। बेटा फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज क्या होगा? सुनीता बता बेटा, एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर बताओ तो। चलो, क्या बताया था? एल्काइन सीरीज का सी फर्स्ट मेंबर क्या होगा? एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सी ये टू एच फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, सेकंड मेंबर की बात होती तो एक कार्बन बढ़ा दो बस। अब आप ऐसे देखो कि सेकंड मेंबर की बात करी तो मैंने टोटल 3 कार्बन रख लिए, फर्स्ट मेंबर की बात करी थी तो टोटल 2 कार्बन थे। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ मेंबर की बात करूंगा तो कार्बन कितने होंगे अब इसमें? 6। 6 होंगे। बस अब आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स के लिए क्या करोगे? पहले कार्बन की ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दो। एक बार और बीच में कर दो। ऐसे आपको बेटा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक करनी थी, फिर कार्बन की पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, तो काफी सारे आइसोमर्स बनेंगे इस तरीके से आपके। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस। ठीक है, बाकी ये जो टॉपिक है वो जीओसी से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा उसका टॉपिक एक बार देखना पड़ेगा कि चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब था, पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब था। पोजीशन आइसोमेरिज्म का बेटा मतलब होता है कि जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो। और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ कार्बन की पोजीशन चेंज हो। तो ये दो चीजें इसके अंदर रहेंगी, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ एक बार आगे और देखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 13.1। बैक एक्सरसाइज पे सब लोग आ जाओ। एनसीईआरटी सब लोग अपने सामने ओपन करके रख लो ताकि आपको पता लगता रहे कि हम कौन से क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, बाकी मैं बोल तो रहा ही। 25 क्वेश्चन करने हैं, मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि एक ही क्लास में मैं मैक्सिमम आज का दिन और इस पे लगाऊंगा। मैक्सिमम काम हमने कर रखा है, आप देखना आपको पता लगेगा। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन? किसका फॉर्मेशन करना है आपको? इथेन का। ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से आपको प्रिपेयर करना है, ये बताओ कैसे करोगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखो वैसे भी मैं आपको एक बात करवा चुका हूं। क्या करवा चुका हूं मैं आपको बात? कि मीथेन में क्लोरीनेशन कैसे करते हैं? Cl2H न्यू डाल के करते हैं। आपको याद है ये रिएक्शन? यहाँ यस से OH और यहाँ से Cl निकलता है। और मैकेनिज्म कैसा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या आपको याद है? इसका मैकेनिज्म भी करवाया था मैंने, आपको बताया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आएगा, हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाता है, क्लोरोमीथेन बन गया। देन आप इथेन बना सकते हो यहाँ से, अगर आपको इथेन बनाना पड़ जाए तो। अच्छा चलो, अगर मेरे को सिर्फ इसके मैकेनिज्म से ही इथेन बनाना पड़े, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। और अगर आप रिएक्शन देखो जहां पे मैंने मैकेनिज्म करवाया था वहां पे माइनर प्रोडक्ट इथेन भी बनता है। कैसे बनता था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था इसका मैकेनिज्म चेकआउट करेंगे। Cl2 को लाइट की प्रेजेंस में मारेंगे तो एक क्लोरीन रेडिकल प्लस एक क्लोरीन रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ तो बोलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ये बनेगा। यस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, ये एक खा जाएगा और ये किसको दे देगा, तो ये रेडिकल बन गया था। और H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके HCl बना देंगे। यस। अब होता क्या था आगे फर्दर जो रिएक्शन होती थी, मैंने आपको कहा था कि CH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो रेडिकल है ये इस पे मारेगा और ये CH3 Cl बना देगा और एक Cl रेडिकल आपका निकल जाएगा। तो आपको मैंने ये बताया था जब चेन टर्मिनेशन स्टेप करेंगे, टर्मिनेट जब हम करेंगे तो ये रेडिकल रेडिकल वाली स्पीशीज आपस में जुड़ सकती है। कौन से स्टेप में? चेन टर्मिनेशन में।
बताया था कि नहीं बताया था, बोलो ना यार, देख लो अपने नोट्स में, यस सर। लिखा होगा ये, एक बार देखो जहाँ पे मैंने क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म करवाया आपको मिलेगा ये। तो हाउ, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहता है कि आप इथेन का फॉर्मेशन मुझे कैसे जस्टिफाई करोगे जब आप क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कर रहे थे। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब मैं कर रहे थे तो मेरे पास वन ऑफ द प्रोडक्ट इथेन भी बनता है, और ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता, कम बनता है, साइड प्रोडक्ट होता है, ज्यादा उसका महत्व नहीं है, बट बनता तो है। अब उसने कहा है दिखाओ, तो हमको फिर इसका मतलब है कि इसका मैकेनिज्म करके दिखाना पड़ेगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बेटा, अगर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13.2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13.2 पे जाऊंगा तो बेटा जी मेरे को केवल और केवल IUPAC देखनी है। तो IUPAC आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास एट ऑल, अब तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, काफी डिस्कस हो चुका है। देन मैं बढ़ रहा हूँ सीधा मेरे क्वेश्चन नंबर 13.3 पर। जो मैं नहीं करवा रहा वो होमवर्क है बेटा, ये मत सोचना करना ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, चलो देखो 13.3 करते हैं। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड IUPAC नेम्स फॉर ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एज इंडिकेटेड। वो ये कह रहा है कि कुल मिला के आपको, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, अगला पार्ट आप खुद करेंगे, ये पार्ट में एक छोटी सी बात है इसलिए बता रहा हूँ। आइसोमर्स बनाने हैं और आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो फॉर्मूला है C4H8, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले ये पता लग जाना चाहिए कि ये किस टाइप का है। ये CnH2n टाइप का है, और CnH2n क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं कि नहीं होते, पहले ये बता दो भाई। सर होते हैं। होते हैं। अब ये आपके एल्कीन होते हैं, ठीक है, तो एल्कीन आपको बनाने हैं और बीच में से इसके आपको आइसोमर्स भी बनाने हैं, ठीक है। और आपको इसमें वो बोल रहा है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, इंडिकेट कर रहा है वो कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड इंडिकेट नहीं करता तो मैं ये भी बना सकता था, ये भी C4H8 ही है, आप ध्यान से देख लो, साइक्लिक रिंग। बट ये नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि उसने हमको डबल बॉन्ड इंडिकेट कर दिया, इशारा कर दिया है, तो केवल डबल बॉन्ड वाले बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात ये पता है, देखो कि एक पहला आइसोमर अगर मैं इसका बनाऊंगा तो पहले डबल बॉन्ड डाल देता हूँ मैं। क्या ये आपको नजर आ रहा है C4H8? गिन के Yes, देख लो sir. आप। यस सर। अब सुनिए, मैं डबल बॉन्ड का पोजीशन किसका देता हूँ, ये कर देता हूँ। क्या आपको ये नजर आ रहा है बेटा जी, यस और नो? यस सर। पर यस आपको सर। एल्कीन्स के अंदर एक खास बात ध्यान रखनी है कि एल्कीन्स के अंदर आपको सिस और ट्रांस भी बनाने हैं। जैसे ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा इस तरीके से, आपको पता है सिस और ट्रांस की कंडीशन लास्ट क्लास में सिखाई थी। जैसे ये अगर सेम साइड हो गए, H दोनों, पहले तो हर एक टर्मिनल पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो आपको पता है एक H और एक CH3 है दोनों पे। तो इसके अंदर आपको ये नहीं दिखाना, अब आपको ये बताना है कि ये जो है भाई साहब सिस में भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो है भाई साहब ट्रांस में भी एग्जिस्ट करते हैं। नाम तो आपको पता ही है इसका, ब्यूटुइन है, बोलो। तो सिस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन, और ऊपर वाला ब्यूटोनिन, ठीक है। तो आपको ये नहीं दिखाना, आपको इसकी जगह पे ये दोनों दिखाने हैं, ठीक है, राइट। अब इसके बाद एक और अगर बनाओगे तो कार्बन की पोजीशन किसका दो, जैसे जैसे यहाँ H हटा दो, एक CH3 लगा दो, और एक और CH3 लगा दो, बस यही बनेंगे, और क्या बनेगा, बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग? यस सर आ गया। बस यहाँ पे एक बात थी कि एल्कीन वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना, सिस ट्रांस कब बनेगा। आप कहोगे सर वन वाले केस में सिस ट्रांस बना दो। अरे वन वाले केस में सिस ट्रांस कैसे बनेगा भाई, एक टर्मिनल पे दो सेम हाइड्रोजन आ गए, यहाँ तो सिस ट्रांस का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी तो आ जाएगा आपको समझ, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ये क्वेश्चन नंबर था मेरा 13.3।
बाकी इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट रहेगा अपना होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा मेरे पास 13.4 और 13.4 क्वेश्चन सुनना, आपको मजा आ जाएगा। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब मुझे 4 पार्ट दिए हैं इसमें, मैं इसमें से आपको 2 करके दिखा देता हूँ और कुछ नहीं करना, ओजोनोलिसिस करनी है। ओजोनोलिसिस करने के बाद जो बनेगा उनकी IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट3इन। देखो 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट3इन। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, पहले सबसे क्या करते हैं, वर्ड रूट बनाते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद मुझे क्या पता है, 3 पे इन लगाना है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, 3 और 4 पे एक एक CH3 ग्रुप लगाना है, तो मैंने लगा दिया ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 3,4 डाइमेथाइल हेप्थ3। मुझे इसकी क्या करवानी है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको पेपर में ना हाइड्रोजन भी दिखाने हैं बाकी के बचे हुए। आप कार्बन अकेले मत छोड़ाना, नंबर कट जाते हैं बेटा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं किसी तरीके, तो मैं कर ही देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि भैया सब ने तो करा ही नहीं था। चलिए देखिए, ओजोनोलिसिस का रिएजेंट क्या है बेटा, O3 CH2Cl2 196 केल्विन, और सेकंड पे क्या डालते हैं, ZnH2O। अब क्या होता है इसके बाद, ये बॉन्ड यहां से क्या होता है बेटे, ब्रेक होता है, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसे 2 बनेंगे, नहीं नहीं बनेंगे 2, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन अलग है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। गिन लेना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब नेमिंग जब करो तो इसकी 1 2 3 4 ब्यूट एन 2 ओन नाम बनेगा इसका। इसका क्या नाम बनेगा, पेंट एन 2 ओन। क्या आपको ये बात समझ में आई, ओजोनोलिसिस का यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया। किया हुआ यार, ये तो बहुत अच्छे से करवाया था ओजोनोलिसिस, बोलो। यस सर। प्लीज स्लाइड पर करना। स्लाइड पीछे करें बेटा जी, यस सर। ये सर इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें सिस और ट्रांस बनाना है, ये सेकंड वाला नहीं बनाना, बनाना जब ये पड़े। क्वेश्चन चल रहा था तो किधर थी तुम, सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब वीडियो देखो आराम से, ठीक है। जो करंट ओके में सर। चल रहा है उसी पे रहा कर। चल अब पूछ ले क्या पूछ रही है। ये सेकंड वाला नहीं बनाना, क्योंकि इसमें सिस ट्रांस बनेंगे, तो सिस और ट्रांस के साथ ही दिखाना, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब आगे से जो क्वेश्चन चल रहा होगा उसी पे रहियो, ठीक है ना। चलो देखो, ओजोनोलिसिस है बेटा, ये लास्ट में जाते जाते भी पूछ सकती है, ठीक है। जाते जाते ओके सर। पूछियो डाउट आगे से, जो पीछे का रह जाए। 1 2 3 4 2 3 4 पार्ट जो भी है इसके होमवर्क में रहेंगे। क्वेश्चन लिख लो 13.4 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, रेस्ट इन होमवर्क। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 13.5 करके बता रहा हूँ, देन 13.5 के बाद 13.6 एंड 13.7 आपके होमवर्क में रहेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है, ए on ozonolysis gives ethanol and pentane 3-one। आपको ए बताना है क्या होगा, बता दो, कोई तो बता दो। इथेनॉल क्या होता है, CH3CHO, और पेंटेन 3-one के लिए पहले पेंटेन बना लेते हैं, 3 पे डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। बता दो भाई क्या बनेगा, IUPAC नेम बता देना मुझे जरा। ओजोनोलिसिस करवाने पर मुझको ये 2 प्रोडक्ट मिले, तो बताओ किसकी ओजोनोलिसिस करवाई होगी।
अगर मुझे ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। टॉपिक याद आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाया था प्रभजीत? बता बेटा। यस सर। प्रभजीत मेरे भाई। दक्ष बताओ बेटा। सर एक मिनट सर। टॉपिक तो याद आ रहा है, करवाया था कि नहीं? 3 इथाइल पेंटुइन। देखते हैं, चलो देखो सुनो। आपको ये पता है कि ये कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है और ये कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है। जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है उन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहा होगा। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये जो कार्बन है जिस पे डबल बॉन्ड ओ है और उधर जो कार्बन है जिस पे डबल बॉन्ड ओ है, उस पे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच आपस में डबल बॉन्ड रहा होगा बेटा, तभी तो ये टूटेगा और दोनों पे डबल बॉन्ड ओ आएगा और आपको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना था। यस सर। आपको जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ दिखते हैं उन दो कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ना था, दैट्स इट, यही हमारा काम था। अब इसके बाद अगर मैं IUPAC करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? पेंट कहते हैं। और 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा? इन। 3 इथाइल पेंटुइन बनेगा आपका आंसर। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। ऐसा है कि आपको 13.6 और 13.7 ऐसा ही मिलेगा, पर आपको करना है वो प्रैक्टिस, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो 13.5 13.6 13.7 ये आप सारे के सारे प्रैक्टिस करोगे। एक मैंने करा दिया, दो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और मैं बढ़ रहा हूँ अपना 13.8 क्वेश्चन पे। ठीक है, 13.8 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जी, आ जाओ। क्वेश्चन दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो भी मुझे पार्ट दिए हुए हैं, मुझे यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 और मुझे बोला इनकी कंबशन करा दो। पार्ट में बता देता हूँ मैं क्या दिए। ब्यूटेन दिया है, पेंटईन दिया है, हेक्साइन दिया है और यहाँ पे टोलुइन दिया है। मैं आपको दो पार्ट करके बताता हूँ और दो आप होमवर्क में करना। ठीक है, अपन सबसे पहले करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन की क्या करेंगे? कंबशन। या एक काम करो, अपन करते हैं कंबशन पेंटीन की। ठीक है, या किसी की भी कर लो, ब्यूटेन की कर लो। चलो पहला पार्ट है, पहला मैं करता हूँ और आखिरी में करता हूँ, बीच के दोनों आप करना। ब्यूटेन, सबसे पहले आप क्या सोचोगे, ये क्या है? एल्केन। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। याद तो होता ही है आपको मन में। ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होगा? C4H10। मतलब आप समझे? रादर देन कि आप बनाओ पहले और फिर आप गिनो, ऐसा भी कर सकते हो, सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। पर आपको जब पता है कि एल्केन CnH2n होता है तो व्हाई नॉट कार्बन से ही आप बना लो, सही है, टाइम बचेगा आपका। अब आप क्या करोगे इसके बाद? कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। और जब भी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को बर्न करता हूँ, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, हमको हमेशा क्या मिलता है बेटा? CO2 CO2 plus plus H2O। H2O। Then what we need to do is balancing। कार्बन कितने यहाँ पे? 4, आपको यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे 5। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? गिन लो, 4 2 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13/2 लगा देंगे। गॉट इट? आ जाओ, एक लास्ट पार्ट दोबारा करवाता हूँ। देखो टोलुइन, पहले मुझे बताओ टोलुइन क्या होता है, आप बताओ। व्हाट इज टोलुइन? बेंजीन के ऊपर CH3। यस, एग्जैक्टली, बेंजीन के ऊपर CH3। बेंजीन के ऊपर CH3 क्या होता है? टोलुइन। अब टोलुइन में कितने कार्बन है गिन लेते हैं। 6 तो बेंजीन में और एक ऊपर है, तो कार्बन हो गए 7। हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं? 8।
8, हाइड्रोजन 8 है। कैसे? देखो ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन है एक, क्योंकि इसके 3 ही बॉन्ड है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इन सब पे हाइड्रोजन है। बट ये जो बीच वाला है इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, ध्यान से देख लो। ये जो सेंट्रल कार्बन है इस पे हाइड्रोजन मत लगा देना बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन हटा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। और अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और लगे हुए, तो 3 और पीछे के 5 हो गए, तो ये कितना होगा? 8 हो गया। C7H8 हो गया। क्या करना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करना है, हाइड्रोकार्बन है, क्या मिलेगा? CO2 और H2O मिलेगा आपको। अब क्या करेंगे? बैलेंस, यहाँ पे लगा दो 7, यहाँ पे लगा दो 4, 7 2 14 और 4 18, यहाँ पे लगा दो 9। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमको इन चारों पार्ट की कंबशन करनी थी, और कंबशन रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हाइड्रोकार्बन की जब भी कंबशन होती है तो हमेशा क्या मिलता है? CO2 और H2O। देन वी विल बैलेंस देम। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13.9। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। और NCERT लेके बैठो, टिक करते चलो। ये सारा काम आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक की, तो आपका पेपर में डेफिनेटली गलत होने वाला है, और हमारा ये टाइम जो हम लगा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम को वेस्ट मत करना, बाद में जरूर लिख के प्रैक्टिस करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13.9 पे। 13.9 अब पुराने टॉपिक से लिंक्ड है। एक मजेदार आपको बात पता लगेगी यहाँ पे। मुझे दिया हुआ है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-इन। हेक्स-2-इन का सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है। साथ में बोलता है विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? उन दोनों आइसोमर में से, और वाई। ठीक है, सुनो। सबसे पहले हेक्स-2-इन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हेक्स-2-इन एक्चुअल में होता क्या है। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 2 का मतलब डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे एक बार, CH3 CH3 CH2 CH2, देन वी हैव CH, देन वी हैव CH। क्या इसका सिस ट्रांस बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है। जी हाँ बनेगा। कैसे बनेगा सर? देखिए ऐसे बनेगा कि ये 3 कार्बन एक ग्रुप हो जाएंगे और एक ये हाइड्रोजन एक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से लगे। देखो ये कैसा फीलिंग आएगी। कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होते हैं ना, एक तो CH2 से कनेक्टेड है, एक तरफ H से कनेक्टेड है। ऐसे ही बेटा अगर यहाँ पे CH3 हुआ और यहाँ पे H हुआ, तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा हेक्स-2-इन का? बोलो। ट्रांस हेक्स-2-इन बनेगा। और ये कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस हेक्स-2-इन बनेगा। ठीक है, नाउ ये तो ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया, 1 नंबर मिल गया मुझे। ये स्कूल के पेपर का हॉट टॉपिक है, बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट हायर बॉइलिंग पॉइंट? ये वाला टॉपिक मैं आपको GOC में करवा चुका हूँ वैसे, पर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट राइट सिस वाले का होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है बेटा? इंटरेक्शंस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटरेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले मुझे सिस और ट्रांस में चेक करना है कि किसका डायपोल ज्यादा है, किसमें डायपोल ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होने वाली इंटरेक्शंस है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। इधर कौन सी इंटरेक्शंस हो रही हैं? डायपोल डायपोल हो रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 sp2। और एक तरफ है आपके पास राइट सिंगल बॉन्डेड कार्बन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp3। which is more electronegative, which has more percentage s character? more percentage s character किसके पास है? sp2 के पास है। sp2 तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड बनता है और दूसरे की तरफ टेल। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा ना आपने, चैप्टर 4, इसमें ये काम किया था, डायपोल मोमेंट हेड और टेल बनाया था। तो आप देखो डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले में तो एंटी जा रहा है, उल्टा जा रहा है, बट सिस वाले के अंदर सेम साइड पे जा रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड आता है, कम की तरफ टेल आती है, ज्यादा की तरफ हेड आता है, कम की तरफ टेल।
तो ओवरऑल इनका रिजल्टेंट नीचे बन रहा है, बट ये एड अप हो रहे हैं और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ज्यादा डायपोल किधर होगा? डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। कोई बोलो यार, ये क्लियर है? पहले तो ये बता दो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऐसा हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था और जीओसी में मैंने आपको एक बात बताई थी सिस और ट्रांस में, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो सिस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होती है, जिस वजह से सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर। वजह क्या है? जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होंगी उतनी ज्यादा मजबूती से ये जुड़े होंगे और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सिस में इंटरेक्शंस डायपोल डायपोल हो रही हैं और डायपोल उसमें ज्यादा निकल के आया एज कम्पेयर टू ट्रांस के अंदर। ट्रांस में भी इस बार जीरो डायपोल नहीं होगा, कुछ तो होगा बट बहुत ही ज्यादा कम होगा क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं हम इस चीज का। तो अगर उल्टा जाएंगी तो मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, अगर एक साइड पे जाएंगी तो मैग्नीट्यूड ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से हमने ये वाला क्वेश्चन लगाया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13.9 एंड वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13.10। ठीक है, 13.10। तो 13.10 क्वेश्चन पे जब मैं बढ़ूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल? व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल? ज्यादा ही स्टेबल क्यों है वो? क्या वजह है कि ज्यादा ही स्टेबल है? although it contains 3 double bonds, although it contains 3 double bonds। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है यार बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 ऐसे बॉन्ड हैं जो वीक हैं, जो टूटने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड होता है अक्सर हम देख रहे होते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर वो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है क्योंकि वो वीक है। तो यहाँ पे तो 3 है यार, फिर क्यों बेंजीन स्टेबल है? तो आपको ये जवाब देना है इसके अंदर। सबसे पहले तो बेंजीन बनाना है, वैसे आएगा नहीं, ये आपको लर्निंग के लिए है, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता नहीं पेपर में, बट फिर भी आप सुनिए। बेंजीन में क्या है? रेजोनेंस होती है। आप कहना ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, these are in resonance. The 3 double bond in benzene ring is in delocalization, is in resonance, ऐसा लिख सकते हो आप, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाना। ठीक है, फिर आप एक ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम सा बना सकते हो इसमें बेंजीन रिंग में, कि आप ये बता रहे हो कि बेंजीन रिंग में जो तीनों पाई बॉन्ड हैं, वो 3 पाई बॉन्ड क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोकलाइज होते रहते हैं, evenly distributed है over the benzene ring. The pi bonds is evenly, the pi electrons is evenly distributed between all the carbon atoms, और इससे एक सिमेट्री पैदा होती है और उसी सिमेट्री की वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल काफी ज्यादा है बेंजीन। ठीक है, तो इसमें थ्योरी लिखी हुई है, इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, प्रदीप के पीछे का आंसर दिया होगा लिख सकते हो, या मैंने जितना भी बताया एक रेजोनेंस वजह लिख के और ये बना देना, और सिमेट्री वजह लिख के ये बना देना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। ऑल्दो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछते नहीं है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? बोलो यार, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13.11 पर। देखो यार 13.11 पर शिवम का आउट हो गया था, है ना? शिवम अभी आया है, तुम है ना? ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 13.11 पर सुनो मेरी बात, मैं आपके साथ अभी इस क्लास में 13.11 डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो, और अगेन 13.12 पर मुझे ये पता है आप में से मैक्सिमम लोग मेरे साथ ही थे जब मैं जीओसी करवा रहा था, तो आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ थे। तो 13.11 और 13.12 हक्कल रूल पे है।
हकल रूल। और हकल रूल मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको सिस्टम की जानकारी देता है कि सिस्टम आपका एरोमेटिक है, सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक है, या सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक है। मैं ना इस क्लास के बाद आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियोस भेज दूंगा जो मैंने जीओसी में पढ़ाई थी। अगर किसी को वो नहीं आता है ये वाला टॉपिक तो प्लीज वहां से कर लेना, ठीक है। जिसको आता है वो अपने नोट से कर लेना, और जिसको नहीं आता है वो पहले वीडियो से कर लेना, क्योंकि इसमें से बीच में से कुछ लोग हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको ये टॉपिक में भी शायद ना आए। आयुषी, आपको ये टॉपिक आता है हकल रूल का बेटा? नो सर। नहीं आता, राइट। वानी, वानी बेटा आपको आता है ये टॉपिक हकल रूल का? तनिषा, वानी, बताओ बेटा। यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो, कोई बात नहीं, मैं आप ही के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं अभी इस क्लास में इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग, अच्छा वानी को तो आता है, चलो ठीक है, तनिषा को नहीं आता है, ठीक है। तो बेटा ये अगर जिसको आता है तो उनको तो ये बहुत ही आसान लगेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। दो हमने तो पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल किए थे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स किए थे। एनसीईआरटी में तो बहुत ही आसान पूछे और सारे नॉन एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। बट आप इस टॉपिक को अच्छे से करना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इस पे जरूर हक्कल रूल पे बनता है। मैं वीडियो भेज दूंगा, जिसको नहीं आता वो अपना 1-1.5 घंटा लगा के देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ मैं आगे मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे, और ये भी बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। ये कन्वर्जन है, मैंने आपको एक कन्वर्जन करवाई थी लास्ट, आपको याद है? ये देखो, ये कन्वर्जन हमने लास्ट क्लास में करी थी, ठीक है। और हम में से कईयों के तोते उड़ गए थे शायद, पर कोई बात नहीं। हम जो है अब ये कन्वर्जन सीखते हैं, ये बेंजीन रिंग से है। अब आप सीखना है इसमें कैसे करना है। मुझे सबसे पहली कन्वर्जन है कि मुझे बनाना है बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेंजीन तो बनाऊंगा ही, साथ ही साथ मेरे मन में ये होना चाहिए कि पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन कैसा दिखता होगा। तो आपको जो टर्म पीछे दी होती है उसको पहले बना लिया करो, यानी कि ब्रोमोबेंजीन आपको पता है, और पैरा पोजीशन भी अब मुझे लगता है आप सभी को मालूम है कि पैरा पोजीशन कौन सी है, पैरा पे नाइट्रो लगाया, दैट इज NO2, राइट। अब मुझे यहाँ से 2 बातें पता है कि सर इस पे एक तो ब्रोमीन लगा है और एक लगा है NO2, ठीक है। अब ये है कि इसमें पहले कौन सा लगाएं, पहले कौन लगाऊं, पहले NO2 लगाऊं या ब्रोमीन? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लगाने आते हैं। संडे वाली लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक है ये, संडे वाली जो ऑनलाइन क्लास हुई थी हमारी, उसके लास्ट में मैंने ये बताया था, अगर किसी की मिस है तो देख लेना। सबसे पहले ये देखो कि मैं इसमें, मुझे ये पता है कि मुझे प्रोडक्ट पैरा वाला बनाना है, ठीक है। जब भी मुझे पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना होता है तो मुझे डोनेटिंग ग्रुप लगाना होता है। क्या लगाना होता है? डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था E+ आता है, यस सर। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। और इसमें अगर मैं Br2 डालता हूं FeBr3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन लग जाता है। और आपको पता है कि ब्रोमीन कैसा ग्रुप है, ये एक डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। ऑल्दो ये एक हेलोजन है, बट जो भी बंदे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उन पे लोन पेयर होते हैं, वो डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। जीओसी करते टाइम हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, और हमने ये बात सीखी थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आपको याद है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, जहां पे एरो होता है वहां पे चेंज होता है। देखो जैसे एक डबल बॉन्ड इधर आ गया और एक माइनस इधर आ गया, और 2 लोन पेयर रह गए होंगे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा और बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसकी सब लोग बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, स्कूल में भी बहुत प्रैक्टिस होती है इसकी। बना लो,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। पूरा कर देता हूं मैं आपके लिए थोड़ा सा। आप देखो, मुझे बताओ कौन कौन से पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया हुआ है, ये बता दो जरा। बताओ ये पोजीशन कौन सी है, बताना, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। para नहीं ऑर्थो। सॉरी ऑर्थो ऑर्थो बेटे। ये पोजीशन कौन सी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये कह para रहा है। ये वापस से पोजीशन कौन सी है जिसपे नेगेटिव है, ऑर्थो ऑर्थो। तो आप एक बात तो आप जानते हो, रेजोनेंस जब भी हम करते हैं ऑर्थो और पैरा पे ही चार्ज आता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। विड्रॉइंग हो तो प्लस आता है, डोनेटिंग हो तो माइनस आता है। अब ये ग्रुप कैसा था, डोनेटिंग। तो आपको ये पता है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, NO2 लगाने के लिए नाइट्रेशन करते हैं, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी। कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, इनसे आपको क्या मिलता है, NO2 प्लस। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां उसको माइनस मिलेगा, और माइनस या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे है। तो हमको पता है पैरा वाला प्रोडक्ट थोड़ा दूर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसलिए वो मेजर होता है। तो हमको केवल पैरा वाला ही चाहिए था, मेजर ही चाहिए था, तो हम केवल यही बनाएंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले ही बताओ बेटा। यस सर ये आपको करके नहीं दिखाना है, कहीं आप लग जाएं इसको करने, ये करना नहीं है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था कि बेंजीन पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप होता है तो हम रेजोनेंस पहले जीओसी में कर चुके हैं, उससे पता है हमको कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे गया है, दैट इज वाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो अब यहाँ से आप एक बात याद कर लीजिए, कभी भी आपको पैरा डायरेक्टिंग बनाना हो, प्रोडक्ट में कोई चीज पैरा पे लगी हो, तो आपको ये बात को अपने दिमाग में बांध लेनी है कि पहले जो भी ग्रुप लगेगा वो डोनेटिंग ग्रुप लगेगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा तो फिर दिक्कत है। और अगर आपको अब तक डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं पता क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसको तो मैं इस क्लास में सुलटा भी नहीं सकता, ये इतनी बड़ी दिक्कत है। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरे को लगता नहीं, सबने टर्म 1 में थोड़ी जीओसी जरूर पड़ी होगी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है मुझे, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन बनाया पहले, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन दूसरी साइड बना लेते हैं। अच्छा, क्लोरोबेंजीन बना लो पहले और मेटा पे लगा लेना NO2, ऐसे करना आप, ठीक है। बट आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये एक दूसरे से बेंजीन पे तीसरी पोजीशन पे जुड़े हैं। अगर एक फर्स्ट पोजीशन पे है तो एक तीसरी पोजीशन पे है, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा भी दिखता तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका नाम यही रहेगा। अगर ये ऐसा भी दिखता तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम ही है। समझ में आ रही है, ये और नो, दिस इज मेटा नाइट्रो, दिस इज आल्सो यस मेटा सर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या दिक्कत है, मेटा पे ही तो है, क्लोरीन से पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी पोजीशन मेटा, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे सोचना है। चलिए अब मुझे मेटा डायरेक्टिंग बनाना है। मेटा पे कब लगेगा, जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप पहले लगेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप पहले लगाने के लिए, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है सर, क्लोरीन पे तो देखो लोन पेयर रहेंगे, पर नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O है। तो आप एक काम करो सर, पहले क्या करवा दो, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं, कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल के क्या निकलता है इसमें से, NO2 प्लस। ये NO2 प्लस कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद लग जाएगा। अब सर एक बात बताओ, आपने हमको सिखाया था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, बनाया हुआ है सबने पहले बचपन में कभी जीओसी में। यस सर ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड O है वो कहाँ लग जाता है, ऑर्थो पे आता है, और एक बार कहाँ पे आएगा बेटे, प्लस चार्ज, ये इधर चला जाएगा, डबल डबल, और पैरा पे दिख रहा है, एंड सो ऑन। दो और बनेंगे, मैं नहीं बना रहा। बट आप ये देखिए कि प्लस चार्ज भी कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो पे। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आया, पैरा पे।
अगेन कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पे। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चार्ज हमेशा ऑर्थो पैरा पे आता है। अब विड्रॉइंग ग्रुप था तो पॉजिटिव आ रहा है। अब सोचो, इनकमिंग Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जब आप डालोगे तो इसमें से क्या निकलेगा, Cl प्लस। प्लस वाला किधर जाएगा, क्या प्लस वाला प्लस के पास जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, रिपल्शन होती है प्लस प्लस में। तो कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पे प्लस नहीं है, मेटा। देख लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके सामने है, तो मेटा पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और ये आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। आप देख लीजिए, मैंने आपको कहा था ये दोनों एक ही बात है। दिस इज मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बोलो बेटा जी, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट sir. क्वेश्चन दिस इज। ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है। 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार, कितने भी स्टार इस पे डाल लो, ये पेपर में जरूर पूछी जाती है आपसे। अगले 2 पार्ट दिए हुए हैं, 3 नहीं थे, इसमें 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपके होमवर्क में रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो आप होमवर्क में ही करना, सही है। जिसका नाम आपको समझ में ना आए ना क्या दिया हुआ है वो आप गूगल कर लेना, और उसको आज के बाद याद भी रखना। फिर उस दिन के बाद ऐसा नहीं है कि गूगल किया, टेपा और भूल गए। जैसे हम गूगल मैप से रास्ता देखते हैं, कभी गाड़ी में बैठे होते हैं, गूगल मैप ही चलाता है आजकल हर कोई रास्ता देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि गूगल मैप में देखते तो रहते हैं, बट वो रास्ते को ध्यान से देखते नहीं और भूल जाते हैं। ऐसा काम आप मत करना, ठीक है। गूगल थोड़ी गलत आदतें भी डालता है, बट नाम फटाफट गूगल पे टाइप कर लेना। जैसे एसिटोफिनोन दिया है, बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, आपको याद है एसिटोफिनोन क्या होता है, बताओ, कॉमन नेम है और बताया भी हुआ है आपको। नहीं याद है, पर फोटो दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। C+CH3, इसको कहते हैं बेटा एसिटोफिनोन। तो कॉमन नेम जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस कर करके याद होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम कोई IUPAC नेम तो है नहीं, इनका कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो ये आप देखना और ढूंढना आपने कैसे प्रिपेयर किए थे, सही है, राइट। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और मेरे पास है मेरा क्वेश्चन नंबर 13.14। 13.14 में आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन ढूंढने को बोलता है, ठीक है। और आपको एक IUPAC देता है इस तरीके से, मतलब आपको एक बना के देता है, आपको एक कि आप इसको इसमें बताओ आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कितने हैं। आप सबसे पहले इसको ओपन कर लेना, चाहे आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या चीज है, ओपन कर लेना। और ओपन करने का अब ये मतलब नहीं है कि आप पहले CH3 के कार्बन को भी HH, ये तरीके से बहुत कंफ्यूजन होती है, ये मत करना भाई। हाइड्रोजन को कार्बन के समेत नीचे ही रखना, ठीक है ना। कुछ लोग हाइड्रोजन भी ओपन कर देते हैं ओपन करने के नाम पे, ठीक है ना, ऐसा मत करना प्लीज यार। अब देखो ध्यान से, बताओ ये कार्बन कितने डिग्री का है। डिग्री कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन को जितने अदर कार्बन, राइट, जिस कार्बन को जितने अदर कार्बन सराउंड करेंगे उतनी उसकी डिग्री होती है। तो ये 1 डिग्री है क्योंकि इसको एक ही कार्बन उस साइड से घेर रहा है। ये 2 डिग्री है क्योंकि इसको आसे पास से दोनों साइड से कार्बन है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। सबको क्लियर है? डन, टनाटन क्वेश्चन हो रहे हैं। Yes, sir. 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे से ज्यादा निपट चुके हैं। आइए 13.15 का खात्मा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13.15 दिया हुआ है, What effect does the branching of an alkene chain on its boiling point? वो कह रहा है कि अगर मैं ब्रांचिंग कर दूं, क्या कर दूं, ब्रांचिंग कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क आएगा। आप बताओ, जैसे मान लो ये 5 कार्बन की सीधी चेन थी, अब मैंने इसमें ब्रांचिंग कर दी, कार्बन चढ़ा दिए, बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा है। सिखाया था ना आपको टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट का, बताया था। बॉइलिंग पॉइंट Sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, ब्रांचिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया किस लिए रिक्वायर्ड रहता है, फॉर इंटरेक्शंस।
यहाँ पे तो बीच में कार्बन फंस गया है, ये तो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो इंटरेक्शन कहाँ जाता है, जहाँ ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, याद रख लोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। बोलो भाई, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। हम 13.16 करते हैं। देखो बेटा 13.16 जो है मुझको दिया है उसमें, वो कहता है मेरे पास, आप मुझे बताना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, मेरे पास प्रोपीन है, मैंने इसमें HBr डाला, और मेरे पास प्रोपीन है, मैंने इसमें HBr डाला पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। आप बताओ पहले कौन सा रूल है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। ओ माय गॉड, बार बार भूल जाते हैं हमारे प्यारे बच्चे। H+ और Br-, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ जिसमें पे कम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम होंगे, ये बनेगा। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल हो जाता है बेटा, एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि डबल बॉन्ड हट जाएगा और कॉर्नर वाले पे Br आ जाएगा। अब आपको ये रिएक्शन करके नहीं दिखानी, वो कहता है ये कैसे हुई है, इसका मैकेनिज्म बताओ। तो होमवर्क में दे रहा हूँ मैकेनिज्म, ये मैंने आपको करवा रखे हैं ना दोनों के मैकेनिज्म, आपके नोटबुक Yes, में sir. मैंने आपको Yes, sir. इसका मैकेनिज्म भी करवा रखा है, फ्री रेडिकल से होता है, और इसका मैकेनिज्म भी करवा रखा है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। देखो दोनों मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारे स्कूल में जो है वो ज्यादातर इसका मैकेनिज्म पूछते हैं, पेरोक्साइड का क्योंकि थोड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में, तो पूछ लेते हैं और 2 या 3 नंबर में डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, तो हमारे स्कूल का हॉट टॉपिक है ये। बाकी बहुतों के स्कूल का हॉट टॉपिक है, या तो ये आता है या ये आता है, मतलब आता ही है ऐसे समझ लो, क्योंकि 2-3 तो मैकेनिज्म है गिनती के, और अगर मेरे पास 2-3 ही मैकेनिज्म है गिनती के, तो उनमें से यार एक तो आएगा, समझ रहे हो ना, तो वही अच्छा पेपर माना Yes, जाएगा। sir. राइट, आ जाओ। तो मैं आपको क्वेश्चन करा गया हूँ 13.16 तक, इसमें होमवर्क दिया है। देन वी हैव 13.17। 13.17 के अंदर देखना मुझे क्या कहता है, ओजोनोलिसिस करवानी है, और ओजोनोलिसिस करवानी किसकी है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन की। और एक बात याद रख लो, इसका कॉमन नेम एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम अब से याद रखेंगे कि इसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। पर मुझको पता है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन कैसे बनता है, ये सबको पता है। आई थिंक बेंजीन बना दो जी, 1 और 2 पे मिथाइल लगा दो जी, ये तो सब लोग बना लोगे जी। Yes, sir. अच्छा, ओजोनोलिसिस का रिएजेंट लिख लोगे, ऐसे तो नहीं लिखाओगे मेरी तरीके से, ओजोनोलिसिस रिएजेंट लिखा ना, फिर क्या करनी है, तलवारें चलानी है। आपको याद है ना कैसे प्रोडक्ट बनाए थे, ये कार्बन और ये Yes, कार्बन, sir. एक पे लगा CH3, एक पे लगा H, डबल बॉन्ड दोनों के टूटे हैं, डबल बॉन्ड O, ये पोर्शन और ये सर पोर्शन का यही आंसर 3 टाइम्स सेम आएगा। बनेगा। ये 2 टाइम बनेगा बेटे, 2 टाइम। ये देखो ये अलग है, ये वाला अलग Okay, है, sir. ये कार्बन और ये कार्बन, ये अलग है बेटे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, कर लोगे इसकी ओजोनोलिसिस। Yes, sir. अच्छा, इसकी ओजोनोलिसिस ऐसे ही होगी या और भी तरीके से हो सकती है, आई मीन टू से कि बेंजीन के पाई बॉन्ड अगर आपने चेंज कर दिए ना थोड़े से, तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा आपको, समझ रहे हो भाई। बेंजीन तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन ये भी है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, और बेंजीन को तभी तो ऐसे ही बनाते हैं, कैसे भी बना लो, सर्कल क्यों लगाते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने ऐसे दिखा दिया ना बेटा, तो थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट अलग मिलेगा ओजोनोलिसिस का। इसका प्रोडक्ट तो बना लोगे, तो आपको हो सकता है, वैसे आपको देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप एक ही बार कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बट मैं आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताना चाह रहा हूँ कि ये भी बन सकती है इसकी भी। राइट, जैसे मैं चलो बना ही देता हूँ, अब लगे यार पूरा किया है तो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? बोलिए। Yes, sir. सर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 13.18 पे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा होगा आपको, मुझे भी पता है, बट फिर भी हमको अब इतने सारे क्वेश्चन करने हैं तो स्पीड तो पकड़नी ही पड़ेगी। क्वेश्चन अगला बढ़िया है एकदम, सुनिए ध्यान से। अरेंज करना है आपको। एक दिया है बेंजीन, एक दिया है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन सीधे, जब भी एन लगा होगा आगे इसका नाम है एन हेक्सेन। जब भी ये छोटा एन लगा देंगे इसका मतलब होगा वो स्ट्रेट चेन की बात कर रहा है, एन हेक्सेन। और वो आपको कहता है एसिटाइलिन या इथाइन दे दिया, चलो आसान नाम दे दिया इथाइन, राइट। वो कहता है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, विच इज मोस्ट एसिडिक। आपको क्या पता है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करवाई थी मैंने? सब में से क्या रिमूव करवा दोगे? हाइड्रोजन। देखो मान लो ये H है, इसका ये कार्बन है, इस कार्बन का जब H प्लस लूज करवाओगे तो क्या बचेगा? माइनस। यहां से H प्लस लूज करवाओगे तो इस पे क्या बचेगा? माइनस। यहां से H प्लस लूज करवाओगे तो इस पे क्या बनेगा? C पे माइनस। मानते हो ये बात? एसिडिक स्ट्रेंथ का Yes, sir. क्वेश्चन करवाया था। फिर आपको बोला था नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो आप बताओ बने हुए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किधर है? किधर है भाई? अरे अरे अरे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन S क्या होती है? sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। sp2. परसेंटेज एस करेक्टर 33.3, परसेंटेज एस करेक्टर 25, परसेंटेज एस करेक्टर 50। मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर विल बी द electronegativity. Electronegativity. Now negative charge is more stable on more electronegative carbon. Which one is more electronegative? Triple bonded carbon. Yes, sir. इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस स्टेबल बनेगा, इसका मतलब सबसे जल्दी H प्लस कौन दान करेगा? इथाइन। Ethylene. और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? इथाइन। तो इसका मतलब इथाइन सबसे ज्यादा एसिडिक है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे एसिडिक, नंबर 2 पे एसिडिक, नंबर 3 पे एसिडिक। क्या आप ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. इथाइन, बेंजीन और हेक्सेन इसका आंसर है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एसिडिक स्ट्रेंथ का अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। ठीक है, क्या आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं? ऐश्वर्या, Yes, sir. अनिष्का जी, यस आप लोगों को भी समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है 13.18। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 13.19 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार हम लोग, टाइम काफी हो गया है, कोई बात नहीं, हम बढ़ते रहेंगे, खत्म करेंगे इसको। ठीक है, 13.19 क्वेश्चन देखिएगा गाइस। Why does benzene undergo electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution with difficulty? वो कह रहा है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करता है। क्यों? अरे भाई बेंजीन पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? ये तो रिपल्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तो दूर से भगा देगा, चल बेटा रास्ता नाप अपना। तो पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। वेरी इजी, पढ़ लेना एक बार 13.9 को। आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 13.20। 13.20 के अंदर मुझे कहता है वो कन्वर्जन है यार ये, और ये कन्वर्जन मैं आपको कल भी करवा चुका हूँ। ये कन्वर्जन करनी है Yes, sir. इथाइन टू बेंजीन। इथाइन टू बेंजीन कर नहीं लोगे? ये कोई कन्वर्जन है? ये तो रिएक्शन दे दी उसने। फिर कर लेंगे. रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 बेंजीन ही तो बनेगा। और जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो मैंने आपको करवा रखी है, और एक तो रिएक्शन ही है। तो 13.20 एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पेपर में क्वेश्चन बनेगा। और आप इसके 3 पार्ट कर लेना, मैंने एक बहुत ही आसान सा पार्ट कर दिया, 2 बाकी के आप खुद से करोगे, और क्योंकि आप कर लोगे तो मैं नहीं करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.21।
13.21 कहता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल एल्कीन्स ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे कौन कौन से एल्कीन है जो आप लोगों को 2 मिथाइल ब्यूटेन दे दे ऑन हाइड्रोजनेशन। आपको याद है मैंने सेबेटियर सेंट्रेंस रिडक्शन कराई थी आपको, Yes, sir. H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाला था और बोला था एल्केन बनता है, तो ये भी एक एल्केन ही बना हुआ है और बना भी हाइड्रोजनेशन से हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करके एल्केन बना सकता हूँ? ये बताओ पहले। इससे बना सकता हूँ H2Na डाल के बना सकता हूँ, क्योंकि डबल बॉन्ड हटके HH तो आता है, तो यही बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे बोलो। अच्छा, क्या मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करके ये बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। Sir. क्या मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करके ये बना सकता हूँ? Yes, बना sir. सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करके ये बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, पर मैं ये काउंट नहीं करूंगा। ये काउंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसका IUPAC नेम और इसका IUPAC नेम बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, इसका और इसका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो काउंट 3 ही करूंगा मैं, 1 2 3। हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा मैं इन तीनों का और क्या बना दूंगा? एल्कीन बना दूंगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन 13.22 पर। बेटा क्लियर नहीं हुई हो तो बता देना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये वीडियो अपलोड कर देना, मेरी क्लास लग रही है अब दूसरी। हाँ बेटा आप ले लो, मैं अपलोड कर दूंगा, नो इश्यूज। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, जल्दी कर रहे हैं वो भी। ठीक है, 13.22 क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स in order of their decreasing relative reactivity with an electrophile। वो क्वेश्चन ये कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर लगाओ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E+। ऑप्शन दिया है इसने, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप कर लेना। ठीक है, ए पार्ट मैं कराता हूँ। इसके ए पार्ट में दिया है क्लोरोबेंजीन, सेकंड दिया है मुझे 2,4 डाइनाइट्रो, ऐसे नाम लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन। अब ये मैं खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो, दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, क्लोरोबेंजीन, और लास्ट दिया मुझे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये दिया है क्लोरोबेंजीन, ये दिया है क्लोरोबेंजीन, यहाँ दिए हैं 2,4, 2,4 बेटा ऐसे होगा 2,4 और ये होगा पैरा। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्लोरीन कैसा ग्रुप है? बेंजीन रिंग को क्या प्रोवाइड करता है? वैसे तो इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, एक्सेप्शनल केस होता है क्लोरोबेंजीन का, पर क्योंकि सारे क्लोरोबेंजीन है, सब पे लोन पेयर है, तो सब पे जो लोन पेयर है तो प्लस आर ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो, सारे इलेक्ट्रॉन देंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे ना आपको ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल कौन चाहता है रखना, यानी कि इन तीनों में से E+ किसके पास सबसे पहले आए। कैसे बताओगे? आप बताओगे सर ग्रुप चेक करो। मैंने कहा यार ग्रुप चेक करते हैं, यहाँ तो NO2 लगा है। NO2 आपने कहा यार माइनस आ रहे हैं, तो विड्रॉइंग है। ये तो बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी तभी तो E+ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पे तो खुद पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो तो ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच, उसको फीलिंग आ रही है कि भाई पड़ोसी पड़ोसी अमीर है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? बोलो यार, यस और नो बोलो। Yes, sir. अब यार ये तो NO2 तो गरीब करता है, तो इसका मतलब है सबसे पहले नंबर 1 पे इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा? क्लोरोबेंजीन पे, क्योंकि उस पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। दूसरा सर यहाँ पे एक ही लगा है, इसका मतलब
नंबर 3 पे, नंबर 2 पे ये होगा और नंबर 3 पे ये होगा। क्या ऑर्डर समझ में आया? पहले रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की किसकी सबसे ज्यादा होगी? क्लोरोबेंजीन सबसे पहले चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उस पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। उसके बाद विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पसंद नहीं करते कि कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए। Yes, sir. 13.22 का सेकंड पार्ट आप जब करेंगे वो होमवर्क में है, ठीक है, रेस्ट होमवर्क में है, इसको करना तो आपको अच्छे से पता लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे होते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13.23 दिया है और 23 कहता है आउट ऑफ बेंजीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन व्हिच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली। अरे यार ये वैसा ही क्वेश्चन है, सुनो। टोलुइन दे दिया, बेंजीन दे दिया, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन दे दिया, यानी कि एक NO2 तो ऊपर है, एक इसके मेटा पे। किसमें नाइट्रेशन होगी? नाइट्रेशन में क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो पैदा होता है, कंसंट्रेटेड Yes, sir. H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो वही है, वो ये पूछ रहा है NO2 प्लस किसके पास पहले जाएगा? बता किसके पास पहले जाएगा? जहां डोनेटिंग ग्रुप है। कहाँ है डोनेटिंग? इसके पास है, मिथाइलिक डोनेटिंग ग्रुप है बाबा। हाइपर कॉन्जुगेशन से सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टोलुइन। अब आपको पता होना चाहिए बेटा इसका नाम टोलुइन है। क्या आप ये क्वेश्चन समझे हो? वो क्या कह रहा था? वो कहता है इन तीनों में नाइट्रेशन किस पे सबसे पहले होगी। क्वेश्चन वही था, इलेक्ट्रोफाइल किस पे सबसे पहले जाएगा? जहां बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी। कहाँ होगी? जब उसको डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। बोलो बेटा जी। Yes, sir. देखो अगला क्वेश्चन 13.24, बस 2 क्वेश्चन और रह गए, ये भी छोटा सा है। सजेस्ट द नेम ऑफ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड का नाम सजेस्ट करना है अदर देन एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 को हमने एज अ ल्यूइस एसिड काफी रिएक्शन में यूज किया है, उसकी जगह पे सजेस्ट करना है तो आप कह देना FeCl3। FeCl3 यूज किया ना, या FeBr3 यूज किया है हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल पैदा करने के लिए, ठीक है, और BF3 भी यूज कर सकते हो एटसेट्रा। बस इतना बहुत है इसका आंसर, ठीक है। 13.25 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 गुड क्वेश्चन, पर हमने कर रखा है। ये वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप सुनना, बस वुड्स रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन भी है, why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atom? हम क्यों वुड्स रिएक्शन को ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि जब हम अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन लेते हैं तो हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है रादर देन केवल ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट मिले। क्या आपको याद है ये वाला टॉपिक? बोलो। Yes, sir. वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है ना कि हमको अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाना है तो वुड्स से नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे मिक्सचर मिल जाएगा। बेटा वुड्स रिएक्शन करना, और ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको इसके बाद 2 वीडियोस ढूंढ के भेज दूंगा आज ही में, किसकी? हक्कल्स रूल की। बाकी मेरी तरफ से मैंने आपको सारा करवा दिया, आपके स्कूल लेवल पे सब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे ऑर्गेनिक में आपको और टाइट करेंगे, और इसके टेस्ट के लिए तैयार रहिए। बहुत दिन हमने इसको दिए यार, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जांपल, बैक एक्सरसाइज के सारी रिएक्शंस, काफी सारा काम है आपके पास परसों तक करने के लिए। प्लीज इसे कर लो। आज के लिए इतना ही।